जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ चंचल। कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा जब चिड़िया से कैसे बना आशियाना, वो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। छोटे छोटे प्रयासों के साथ में मुश्किलों का सामना करते हुए हमारा किसान भी अपने आशियाने को सजाता है, संवारता है और अपने भविष्य को संवारता रहता है। उसकी इस कोशिश में उसका हमेशा साथ देता है भारत सरकार के कृषि मंत्रालय का कार्यक्रम कृषि दर्शन। आज हम बात करेंगे रबी फसलों से संबंधित। जी हाँ किसान भाइयों, हम हमेशा चाहते हैं कि खेती बाड़ी में अच्छे से अच्छी पैदावार हम ले सकें और गुणवत्ता भी हमारी फसलों की बनी रहे, हमारे उत्पाद की बनी रहे। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है उर्वरक का सही प्रबंधन भी किया जाए। इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं रबी फसलों में उर्वरक प्रबंधन की। इस विषय पर हमें जानकारी देने के लिए, हमारे सवालों का समाधान करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं हमारी आज की विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतिभा सिंह, मृदा वैज्ञानिक रारी दुर्गापुरा से हमारे साथ। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में स्वागत आपका। नमस्कार। राम राम सा किसान भाइयों, नमस्कार। जैसा कि डॉक्टर साहब आज हम बात कर रहे हैं रबी फसलों में उर्वरक प्रबंधन की, सबसे पहले जानना चाहेंगे राजस्थान को देखते हुए हमारे प्रदेश में कौन कौन सी रबी फसलें हैं जिनका अच्छे से उत्पादन लिया जा सकता है, या यहाँ की जलवायु और मिट्टी को देखते हुए रबी की कौन सी फसलें हैं, कौन सी किस्में हैं जो अच्छी रहेंगी, बताइए। राजस्थान की मुख्य फसलों में गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि प्रमुख फसलें हैं। इसके अलावा कुछ हमारी दहलनी फसलें भी हैं जिनमें कि हम मसूर है और मटर इत्यादि शामिल हैं। जी डॉक्टर प्रतिभा सिंह, जानना चाहेंगे कि प्रमुख फसलों के बारे में पता चल गया, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए और जैसा कि हमारा आज का विषय भी है, हम उर्वरक प्रबंधन की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से उर्वरक प्रबंधन रबी की फसलों में करना बहुत ज़रूरी है, हमारे किसान साथियों को बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने चंचल जी। उर्वरक प्रबंधन की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि उर्वरक होते क्या हैं। उर्वरक जो भी ऐसे कुछ पदार्थ हैं, रासायनिक पदार्थ हैं जिनको हम मिट्टी में अगर हम डालते हैं या फिर हम पौधे में छिड़काव करते हैं तो ये हमें पौधे को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, उपलब्ध कराते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोगों को अपने जीवन को चलाने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल उसी प्रकार पौधों को भी अपने जीवन को चलाने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और जिस प्रकार हम तो अपना जो पोषण है वो भोजन से, दाल, चावल, दूध, दही इत्यादि से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि पौधे अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पौधे अपना पोषण मिट्टी से, मृदा से प्राप्त करते हैं। अब मृदा में ये पोषक तत्व कहाँ से आते हैं, प्रश्न ये उठता है। तो मृदा में ये पोषक तत्व जो हम उसमें उर्वरक डालते हैं या कार्बनिक खादें डालते हैं, उनसे पौधे की जड़ें मृदा से ये पोषक तत्व धीरे धीरे अवशोषित करती हैं और पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। जी डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो रबी फसलों के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे या उनको देना हमारे किसानों के लिए, उनकी फसलों के लिए बहुत आवश्यक है, और उनकी क्या प्रक्रिया है, कि किस तरीके से, किस विधि से देना चाहिए, वो बताइए। ये जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, तो पौधे के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व माने गए हैं वो 17 पोषक तत्व हैं जो पौधे के लिए आवश्यक माने गए हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मुख्य पोषक तत्व हैं और कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो पौधा वायुमंडल से ले लेता है। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये मुख्य पोषक तत्व हैं। और जिनके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व में जो आते हैं वो हैं कॉपर, आयरन, जिंक, मैंगनीज, बोरान, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। तो इस तरह से 17 पोषक तत्व जो हैं वो पौधे को अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक माने गए हैं। अब पौधा इनको कहाँ से लेता है? तो पौधा इनको, जैसे कि हम जानते हैं कि जो पौधे की जड़ें होती हैं वो मिट्टी में फैली रहती हैं, सॉइल में रहती हैं, तो मिट्टी से ये पोषक तत्व पौधा जड़ों के द्वारा अवशोषित होते हैं। और इन पोषक तत्व, ये मिट्टी में ये पोषक तत्व कहाँ से आते हैं? जो भी हम रासायनिक खाद डालते हैं या कार्बनिक खादों से ये पोषक तत्व आते हैं। इसके अलावा अगर खड़ी फसल में हम बात करें तो इन पोषक तत्वों का हम छिड़काव भी कर सकते हैं, तो उससे भी हमारी जो भी पौधे में, खड़ी फसल में कमी आ रही है पोषक तत्वों की, उनको हम पूर्ण कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बात करें रबी में जो प्रमुख फसल है
जिसे हम गेहूं कहते हैं, जो कि खाद्यान्न में भी एक विशेष महत्व रखता है। गेहूं में उर्वरक प्रबंधन किस तरह किया जाना चाहिए और किस तरीके से उसे उर्वरक देने हैं, कौन कौन से उर्वरक देने हैं, ये भी बताइए। अगर हम बात करें किसान भाइयों गेहूं में उर्वरक प्रबंधन की, तो गेहूं में हमारी बहुत ही मुख्य फसल है जो कि पूरे भारत में लगभग सभी जगह उगाई जाती है। गेहूं में सबसे जो प्रमुख पोषक तत्व है वो है नाइट्रोजन, जो कि सभी फसलों के लिए आवश्यक है। तो गेहूं की फसल में जो सिफारिश की गई है पोषक तत्वों की, वो 100 से 120 किलो नाइट्रोजन एवं 40 किलो फॉस्फोरस और इसके साथ ही 30 किलो पोटाश की सिफारिश है हमारे इस जोन में, राजस्थान में। तो 100 नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु हमें लगभग 220 से 230 केजी यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं और फॉस्फोरस के लिए हम डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही पोटाश के लिए लगभग 50 किलोग्राम पोटाश को हम एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश के द्वारा दे सकते हैं। तो अगर नाइट्रोजन की बात करें किसान भाइयों, जो फॉस्फोरस है और जो पोटाश है उसको तो हम बुवाई के समय ही दे देते हैं, और जो नाइट्रोजन है उसकी आधी मात्रा तो हम डालते हैं बुवाई के समय देते हैं, और जो आधी मात्रा है उसको 2 भागों में बांट के वो पहली सिंचाई के साथ, जब पहली सिंचाई होती है उसके साथ देते हैं, और जो दूसरी है वो तीसरी सिंचाई के साथ दी जाती है। तो इस तरह से गेहूं में हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का प्रबंधन हमने जान लिया। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हमारी मिट्टी में जिंक की कमी है तो 5 केजी जिंक प्रति हेक्टेयर की दर से हम उसमें डाल सकते हैं। और इसके लिए हम जिंक सल्फेट, जो कि 2 तरह की जिंक सल्फेट मार्केट में उपलब्ध हैं, एक में 33% जिंक है और एक में 21% जिंक की मात्रा है। तो 33% वाले का हम लगभग 15 किलो जिंक सल्फेट देते हैं, और अगर हम 21% वाला यूज़ कर रहे हैं तो 25 केजी जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों, इसके साथ ये तो हमारा रहा कि मिट्टी में हमने बुवाई के समय वैसे दे दिया। अगर हमें दिखाई देता है गेहूं की, क्योंकि गेहूं बहुत ही प्रमुख फसल है, अगर खड़ी फसल में हमें कुछ कमी दिखाई दे रही है या जैसी हम फसल पैदावार चाहते हैं हमारी जो फसल है उस तरह की नहीं है, तो उसके लिए हम कुछ जल विलेय उर्वरक हैं, जैसे कि NPK 19-19-19 भी बाज़ार में आता है। अन्य भी कई ग्रेड हैं जैसे 18-18-18, इसमें NPK के ग्रेड NPK 18-18-18% उपलब्ध है। तो इसकी लगभग 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर हम खड़ी फसल में 15 दिन के अंतराल पे हम उसका स्प्रे कर सकते हैं, अब जिससे हमें पैदावार अच्छी मिलेगी और हमारी जो फसल है उसकी वो अच्छी होगी। जी डॉक्टर साहब, बात करें, ये तो हमने गेहूं की बात की, मुख्य खाद्यान्न फसल है, अन्न की फसल है। अगर तिलहन की बात की जाए, सरसों की बात की जाए, उसमें उर्वरक प्रबंधन की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, कौन से उर्वरक देने चाहिए, ये भी बताइए। सरसों की फसल में बात करें अगर उर्वरक प्रबंधन की, तो सरसों जो है वो तिलहनी फसल है, तेल वाली फसल है। इसके उर्वरक प्रबंधन के लिए हमें लगभग 60 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फॉस्फोरस की सिफारिश की गई है, और लगभग 30 किलोग्राम सल्फ़र भी, क्योंकि ये तिलहन है तो इसलिए इसमें सल्फ़र की भी आवश्यकता होती है। और इसको प्रबंधन करने के लिए हमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा तो हमें बुवाई के समय ही दे दी जाती है, और उसके अलावा जो आधी बची हुई मात्रा है उसको फिर 2 भागों में बांट के, और वो पहली सिंचाई के साथ एवं दूसरी जो आधी मात्रा है उसको तीसरी सिंचाई के साथ हम सरसों में देते हैं। और फॉस्फोरस की पूरी मात्रा जो है हम बुवाई के समय ही दे देते हैं, और सल्फ़र के लिए हम लगभग 250 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करते हैं। जी डॉक्टर साहब, बात करें दलहन फसल की, यानी अगर राजस्थान के परिदृश्य में देखें, चना, मसूर, मटर के बारे में आपने बताया था, इसमें उर्वरक प्रबंधन किस तरह किया जाए और कौन से उर्वरक देने चाहिए, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। दलहनी फसलों का हमारे जीवन में, हमारी भोजन में बहुत ही आवश्यक योगदान है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक प्रोटीन होता है। तो दलहनी फसलों को हमें अपनी डाइट में शामिल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको अच्छी गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए, अच्छी फसल प्राप्ति हेतु हमें इसमें जो चना है, मटर है, ये मुख्य फसलें हैं
तो इसमें चने में उर्वरक प्रबंधन के लिए ये जैसे कि जो चना होता है, ये दलहनी फसलें हैं, इनमें इनकी जो पौधों की जड़ें होती हैं वो उसमें कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, इसलिए ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करती हैं। तो इसमें नाइट्रोजन की जो सिफारिश है वो की आवश्यकता है वो थोड़ी अन्य फसलों के मुकाबले इनमें दलहनी फसलों में कम होती है। तो इसके लिए इसमें लगभग 20 किलोग्राम नाइट्रोजन एवं 40 किलोग्राम फास्फोरस की सिफारिश की गई है हमारे इस जोन के लिए। इसमें यूरिया की, नाइट्रोजन की जो आपूर्ति है वो फास्फोरस फर्टिलाइज़र जो मार्केट में उपलब्ध हैं जैसे डीएपी है, तो डीएपी में हमारा लगभग 16 से 18% नाइट्रोजन होता है एवं 46 से 48% इसमें फास्फोरस होता है। तो जो नाइट्रोजन की जो आपूर्ति है वो फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र डीएपी के थ्रू हमें इसमें नाइट्रोजन भी मिल जाता है, और जैसे कि इसकी आवश्यकता नाइट्रोजन की कम है तो हमें इसमें यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं है। तो लगभग डीएपी इसमें जो 40 किलोग्राम की रिक्वायरमेंट है फास्फोरस की, उससे ही नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाती है। तो लगभग 90 किलो डीएपी जो है वो प्रति हेक्टेयर की दर से हम चने की फसल में डालते हैं, जिससे कि हमें अच्छी फसल प्राप्त हो। और इसके साथ ही जो हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं, जो हमारा बीज है, बीजोपचार करते हैं, उसको हम बायो फर्टिलाइज़र उपलब्ध हैं जैसे राइजोबियम के आते हैं, पीएसबी है, फास्फोरस घोलक है, तो उससे अगर हम 5 ml प्रति केजी बीज की दर से ट्रीटमेंट करेंगे, बीजोपचार करेंगे, तो हमें इसकी अच्छी उपज प्राप्त होगी। जी डॉक्टर साहब, अब बात करें, शब्द सुनाई देता है आजकल न्यू जनरेशन उर्वरक, ये क्या है? और उर्वरक प्रबंधन की जब बात आती है तो इन दोनों में सामंजस्य किस तरीके से बिठाया जाता है, ये भी बताइए। कि मार्केट में आजकल कई तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, जिनमें न्यू इसमें है जैसे नैनो यूरिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सागारिका आता है, इसमें सीवीड जो समुद्री कुछ फर्न होते हैं उनसे उनके रस को निकाल के उससे कुछ प्रोडक्ट बनाए गए हैं मार्केट में। तो ये प्रोडक्ट जो हैं मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी मात्रा को और कुछ एंजाइम्स जो जड़ों से रिलीज़ होते हैं तो उसको ये बढ़ाते हैं, ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये एकदम से पोषक तत्व नहीं प्रदान करते हैं, लेकिन ये चीज़ों को जो भी हमारी मिट्टी की एंजाइम्स होते हैं, रूट से निकलते हैं, उनकी एक्टिविटी को ये बढ़ाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्व हैं वो जो अघुलनशील अवस्था में होते हैं उनको घुलनशील अवस्था में बना के और फिर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। और ये नैनो यूरिया है तो इसका इस्तेमाल हम ऐसे कर सकते, जो हम टॉप ड्रेसिंग देते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन की आधी मात्रा हम उसको 2 भागों में बांट के पहली और गेहूं की फसल में जैसे पहली और तीसरी सिंचाई के साथ देते हैं, तो जो हम तीसरी सिंचाई के साथ दे रहे हैं उसको हम ना दे के हम नैनो यूरिया का हम स्प्रे कर सकते हैं 3 ml प्रति लीटर पानी में घोल के इसका हम स्प्रे दे सकते हैं। तो इससे हमारा जो लगभग 25% तक हम यूरिया की खपत को कम कर सकते हैं। इस तरह से हमारे और भी वो हैं 100% जल विलेय उर्वरक हैं, ये भी मार्केट में अलग अलग ग्रेड में उपलब्ध हैं। तो ये सब जो हैं बायोस्टिमुलेंट्स हैं, ये अलग अलग नाम से आते हैं, इनको हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये न्यू जनरेशन फर्टिलाइज़र्स के उर्वरक के तौर पर इनको हम कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं कि रबी फसलों में उर्वरक प्रबंधन किस तरह किया जाए और जो नवाचार हैं उनसे किस तरह जुड़ा जा सकता है। अब चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों से क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो अपनी जो फसल है उसको और उन्नत कर सकते हैं, बताइए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखना। तो इसके लिए हम ये कहेंगे जब हमारी मिट्टी ठीक रहेगी, हमारी धरा ठीक रहेगी, तो हमारा खेत भी हरा भरा रहेगा। तो स्वस्थ धरा तो खेत हरा। बहुत ही अच्छी बात आपने कही डॉक्टर प्रतिभा सिंह, स्वस्थ धरा खेत हरा। और जब मिट्टी स्वस्थ होगी, हमारी फसलें अच्छी गुणवत्ता वाली होंगी, रसायनों रहित होंगी, तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आप कार्यक्रम में आई रबी फसलों में उन्नत उर्वरक प्रबंधन की बात आपने हमें बताई, हमारे किसानों को बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों, हमें पूरा विश्वास है कि आज के कार्यक्रम में मिली जानकारी का लाभ उठाते हुए रबी फसलों में उर्वरक का अच्छा प्रबंधन आप करेंगे और अच्छी पैदावार लेंगे। आप कृषि दर्शन में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं
इसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। चलते चलते वही एक मूल मंत्र दोहराएंगे कि मेहनत का नहीं है कोई भी विकल्प, किसान की उन्नति कृषि दर्शन का संकल्प। इसी संकल्प के साथ नई जानकारियों को संजो के फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अभी दीजिए चंचल को आज्ञा। जय हल जय हलधर।